जय हिंद। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चैप्टर चल रहा था, ठीक है, उसमें ये अगला टॉपिक है हमारा ऊष्मा। आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई घबराहट वाली बात नहीं है। बहुत क्वेश्चन आए हैं यहां से, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं वन लाइन नहीं बताऊंगा, मैं आपको उसको समझाऊंगा आखिर उसका आंसर सही कैसे होता है उसका, ठीक है। पहली बात तो यह है ऊष्मा यानी कि हीट। हीट यानी कि आम भाषा में हम इसको बोलते हैं क्या? गर्मी बोलते हैं इसको। हीट यानी कि यार हीट बहुत है आज, गर्मी बहुत है आज, है ना। लेकिन इसको साइंस की भाषा में ऊष्मा बोलोगे तो अच्छा लगेगा। ऊष्मा यानी कि हीट। अब ये हीट क्या होती है? यहां पर दो लाइन दिखी है, बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए, कोई एक वस्तु है, गर्म है। जब उस जो वस्तु गर्म है, जब उसके अंदर कुछ ना कुछ हीट है, और जब वो हीट है, जब वो दूसरी वस्तु में वो हीट यानी कि ऊष्मा जाती है, तो वस्तु वो ठंडी होती है। क्योंकि सारी हीट नहीं पहुंच पाती है, और हीट पहुंच पाती है तो एकदम नहीं पहुंच पाती, धीरे धीरे हीट पहुंच पाती है। कुल मिलाकर यहां पे ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की कमी होती है। जब ऊर्जा की कमी होगी तो ठंडी होगी। किससे? इससे ठंडी होगी। जो इसके अंदर हीट यानी कि ऊष्मा है, गर्मी है, अब वो तीसरी वस्तु में जाएगी, तो यहां भी ऊर्जा का कुछ ह्रास होता है। ह्रास माने कमी होती है, कुछ डिग्रेशन होता है ऊर्जा का, तो ये वस्तु तो अधिक ठंडी होती है, इसकी अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। इस प्रकार से ये क्रम जैसे जैसे आगे चलते रहेगा, वस्तु क्या होती रहेगी बच्चों? ठंडी होती रहेगी। कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहेगा, मैं तो आपको बता रहा हूं अभी, ठीक है। हीट के बारे में, ऊष्मा के बारे में। ये ऊष्मा जो होती है सूरज से भी आती है ना। आपने नाम भी सुना होगा कि प्रकाश से क्या आती है? किरणें आती है, विकिरण आती है। विकिरण किरणें, जिसमें कि परावैंगनिक किरणें भी होती हैं, यानी कि, ठीक है, यानी अल्ट्रावायलेट रेज भी होती है। वो हम चर्चा करेंगे बाद में, सब कुछ चर्चा करेंगे, आराम आराम से चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो कोई वस्तु ठंडी है या कोई वस्तु गर्म है, उसको तो किसी किसी चीज से तो आप नापोगे। भाई पता कैसे लगे ठंडी है या गर्म है? आप ताप से नापते हैं। हालांकि व्यवहार में तो हम छू के ही बता देते हैं कि इसका तापमान अधिक है, इसका तापमान क्या है? कम है। तो उस तापमान को नापने के लिए बहुत सारे पैमाने यूज किए जाते हैं। उस पैमानों की चर्चा मैं अभी इसी टॉपिक में करूंगा मैं भी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, जो तापमापी जो होता है उसको बोलते हैं क्या? थर्मोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। अब ये थर्मोमीटर भी कई प्रकार के होते हैं, तापमान जो नापने के होते हैं। सेल्सियस पैमाना भी होता है, फॉरेनहाइट पैमाना भी होता है, केल्विन पैमाना भी होता है। इसकी चर्चा हम अभी इसी टॉपिक के बात करेंगे, अभी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, पहली बात तो कोई वस्तु ठंडी है या कोई वस्तु गर्म है, तो उसको तो मापन करेंगे, वो तापमान से तो करेंगे। तापमान से तो उसका हम क्या करेंगे बच्चों? मापन करेंगे हम, और ना। और उसे क्या बोलते हैं? जो उसको क्या बोलते हैं? तापमापी बोलते हैं। जो मशीन जो होती है उसे क्या बोलते हैं? तापमापी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? थर्मोमीटर बोलते हैं। थर्मोमीटर आपके घर में भी होता है, जिससे बुखार नापते हैं, है ना। सेल्सियस में भी नापते हैं बुखार, और फॉरेनहाइट में भी नापते हैं। परेशान मत हो ना, अभी आएगा बताएंगे ना, तो कि फॉरेनहाइट और सेल्सियस जो है इसमें कितना, कौन से अंक नापे जाते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, आया है एग्जाम में आपके। तो कुल मिलाकर तापमापी क्या है? तापमापी तो यह है जिससे टेम्परेचर हम नापते हैं कि कोई वस्तु ठंडी है या कोई वस्तु गर्म है। ये तापमापी भी क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं अभी, ठीक है। तो तापमान जो होता है, यदि, अच्छा एक चीज देखते हैं। देखिए, वस्तुओं की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। कोई वस्तु पिघलती है, कोई वस्तु गलती है, कोई वस्तु उबलती है, ठीक है। और जब कोई ना कोई, जब वस्तु उबलेगी तो कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, कोई वस्तु गलेगी तो कोई ना कोई तापमान देंगे, उसको गर्म करेंगे तभी तो वो चीज गलेगी। ये कोई वस्तु जम रही है, यानी कि हिम हो रही, हिम माने हिमांक, हिम माने ठंडा हो रही है, जम रही है, जम रही है। तो बच्चों, किसी किसी तापमान पर तो जमेगा। तो यहां पे हम साइंटिफिक बात यूज करते हैं, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से उन वर्ड को यूज करेंगे। अगर कोई वस्तु किसी तापमान पर पिघल रही है, क्या बच्चों? पिघल रही है, उसे क्या बोलते हैं? पिघलने को हिमांक बोलते हैं, हिमांक बिंदु बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हिमांक। तो बच्चों, हां, तो कोई वस्तु यदि किसी तापमान पर जम रही है, यानी कि जमने का मतलब वो फ्रीज हो रही है, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर कोई वस्तु जम रही है, फ्रीज हो रही है, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इंग्लिश में बोलते हैं हिम। हिम माने होता है जमना, जैसा बर्फ जमा हुआ होता है, इसे बोलते हैं क्या? हिमांक बिंदु बोलते हैं। कोई वस्तु जिस तापमान पर, जो तापमान हम दे रहे हैं, यदि वो उबल रही है, जिस टेम्परेचर पर उबल रही है, वहीं रुक जाओ और देखो किस पे उबल रही है, उसे क्या बोलते हैं हम? क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइल, बॉइल माने होता है उबलना, तो बॉइलिंग पॉइंट, और इसको हिंदी बोलते हैं क्वथनांक बिंदु बोलते हैं।
यदि कोई वस्तु, हमने कोई वस्तु रखी, उसको गर्म कर रहे और देखा कि कब पिघलना शुरू हो गया, जब वो पिघलना शुरू हो जाए तभी इसको तापमान नाप लो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों हम? मेल्ट, माने होता है गलना, मेल्टिंग पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? गलनांक। ये सब आसान बातें हैं, ये सब आपको छठी क्लास में पढ़ाई जाती है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, समझे? बताऊंगा मैं आपको। तो किसी वो तापमान जिस पर कोई चीज गलती है उसे बोलते हैं गलनांक बिंदु, वो तापमान जिस पर कोई चीज भाप बनती है, बॉईल होती है, उसे बोलते हैं क्वथनांक बिंदु, वो तापमान जिस पर कोई वस्तु जमती है, फ्रीज होती है, उसे बोलते हैं क्या? हिमांक बिंदु, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, आगे चलो बच्चों, चलो चलो। अब जैसे कि जल है, ये हालांकि आगे भी आएगा, जल है, जल का हिमांक बिंदु क्या? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने सुना भी होगा, जल जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? वो जम जाता है। ये इसका हिमांक हो गया, है ना? ये हिमांक हो गया। क्या जल कभी गलता है? जल नहीं गलता, इसलिए जल का कोई गलनांक होता ही नहीं है। हाँ, जल उबलता है, उबलने का मतलब क्या? बॉईल होता है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 100 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही होगा तो आपका जो जल जो होता है, जल क्या होता है? वो उबलने शुरू हो जाता है। तो इसलिए जल का जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? 100 डिग्री होता है। 1 लाइन क्वेश्चन है, अभी तो इसमें समझाने का मेरा कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं अभी। अब आते हैं असली चीज, ऊष्मा का संचालन। बच्चों, संचालन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी कि ट्रांसमिशन होना। ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। आखिर हीट का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाती है, यानी कि वो संचालन बोलते हैं। वो संचालन कैसे कैसे होता है, ठीक है? वो संचालन कैसे कैसे होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ध्यान देखिए, अब आता है शुरू चालन विधि। जब ऊष्मा, देखिए, जब ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती है, जब ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा का क्या बोलते हैं? उसको बच्चों संचालन बोलते हैं। ऊष्मा का संचालन जब बोलेंगे उसको, तो यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे, ये ऊष्मा जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है, ये 3 प्रकार से जाती है। कैसे? 3 प्रकार से। उस 3 प्रकार को बोलते हैं, एक को बोलते हैं चालन विधि, एक को बोलते हैं संवहन विधि, और एक को बोलते हैं कौन सी विधि? विकिरण विधि बोलते हैं हम इसको, ठीक है? चालन विधि, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंडक्शन मेथड। एक बोलते हैं संवहन विधि, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड। एक को बोलते हैं विकिरण विधि, उसको बोलते हैं कौन सा? रेडिएशन मेथड बोलते हैं। तो ये 3 मेथड हम याद रखेंगे। अब आते हैं चालन विधि, आराम से समझना, ठीक है? डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल एकदम हलवा है, आसान है एकदम। चालन विधि यानी कि कंडक्शन मेथड। पहली बात तो ये ठोसों से ठोस में होता है। अभी ये समझो, पहले एग्जाम्पल समझो बच्चों। ये एक लोहा है, मान लिया ये क्या है? एक लोहा है। अगर ये लोहे की छड़ है, मैंने इसको कैंडल से यानी कि मोमबत्ती से गरम शुरू करा। अब जब मैं गरम करूंगा, वास्तव में ये जो लोहा है ना, ये लोहा है, ये किससे मिलकर बना है? ये बना है, इसके अंदर क्या है? छोटे छोटे कण हैं। वो कण क्या है? परमाणु है बच्चों। परमाणु यानी कि एटम है। पता न जाने कितने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जब एटम मिले हैं तब जाके बना है क्या? ये बना है। अब सुनिए मेरी बात, इस एटम के अंदर हर एक एटम, मैंने केमिस्ट्री बताया है, यहां पर तो खैर सुन लीजिए, यहां पे हर एक एटम के अंदर भी बहुत सारे कण होते हैं। हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन भी होता है एक कण के अंदर। हालांकि इसके अंदर लाखों कण हैं, लेकिन मैं अभी एक कण की बात कर रहा हूं। हर एक, इस जो लाखों कण हैं, जो लाखों इसके अंदर एटम है, अभी मैं उस एक एटम को निकाल के बता रहा हूं। उस एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। अब जैसे ही मैंने इसको गर्म करा बच्चों, इसके अंदर जो लाखों करोड़ों इसके अंदर एटम यानी कि परमाणु है, वो अपनी जगह से नहीं जाते, वो अपनी जगह फिक्स हैं। लेकिन उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वो मूवमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं? कंपन के द्वारा गति करते हैं। वो कंपन के द्वारा गति करते हैं, ठीक है? अब मेरी बात सुनिए, जैसे ही मैंने इसको गर्म करा तो इतने सारे एरिया का ये लोहा जो है, लोहे की छड़ गर्म होने लगी। अब जब ये गर्म होने लगी है तो इसके अंदर जो परमाणु है, परमाणु गर्म होगा। परमाणु गर्म क्यों होगा? क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने क्या ली है? एनर्जी ले ली। किससे एनर्जी ले ली है? जो मैंने इसको मोमबत्ती से गर्म करा है। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ने एनर्जी ले ली है, तो अब ये अपने पास वाले एटम को, यानी कि एटम को, परमाणु को क्या दे देगा? ये ऊर्जा दे देगा कि लो भैया तुम भी लो ऊर्जा। अब वो वाला जब प्राप्त करेगा, उसके पास बहुत अधिक ऊर्जा हो जाएगी, तो वो अपने पास वाले को दे देगा, परमाणु दे देगा। परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वास्तव में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन लेते हैं, लेकिन आप परमाणु समझिए, परमाणु ऊर्जा नहीं लेते। उसके बाद जो है वो, जब उस पर बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, हीट गर्म कर रहे हैं, तो अपने पास वाले दे देगा, अपने पास वाले को। तो आप देखना है, यानी कि जब कभी भी ध्यान को आप लोहे की छड़ को गर्म करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरी छड़ गर्म हो जाए, पहले ये हिस्सा गर्म होगा, फिर ये हिस्सा गर्म होगा।
तो यानी कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो एटम है वो अपनी जगह से नहीं हट रहे हैं, लेकिन उसके वो अपने ऊर्जा एक एटम से दूसरे एटम में क्या है वो दे रहे हैं। बिना परमाणु अपनी जगह से हिले डुले, बिना परमाणु अपनी जगह से मूवमेंट करे, वो ऊर्जा को, जो कैंडल से ऊर्जा दे रहे हैं, वो एक परमाणु दूसरे परमाणु तीसरे परमाणु को दे रहे हैं, है ना। कोई साथी हाथ बढ़ाना, एक हाथ थक जाए तो दूसरा हाथ बढ़ाना, तो वही हाथ बढ़ा बढ़ा कर दे रहा है, लो भैया तुम लो तुम लो तुम लो। ऐसा नहीं है कि एक परमाणु यहां से यहां चला गया और लो भाई तुम ऊर्जा लो, ऐसा नहीं है। परमाणु अपनी जगह ठोसों में फिक्स होते हैं। ठोसों के अंदर जो सॉलिड होता है उसके अंदर परमाणु मूवमेंट नहीं करते, बल्कि कंपन के द्वारा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा लेके अपने पास वाले को देते हैं, अपने पास वाले एटम को देंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये होता है क्या, संचरण। इसको बोलते हैं ठोसों में संचरण जो होता है उसको क्या बोलते हैं, चालन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चालन विधि, यानी कि कंडक्शन विधि बोलते हैं। यानी कि जब परमाणुओं के, यानी कि किसी ठोस के अंदर उपस्थित परमाणु बिना अपनी जगह से गए या बिना अपनी जगह से दूसरे, एक जगह से दूसरे स्थान गए, ऊर्जा को वो दे देते हैं, अपने पास वाले एटम को दे देते हैं। इस प्रकार से लगातार ये एटम के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होते रहता है। ध्यान रखें, फिर बता रहा हूं, परमाणु इसके अंदर मूवमेंट नहीं करते हैं, परमाणु संचरण नहीं करते हैं, लेकिन परमाणु ऊर्जा का संचरण अपने परमाणु के अंदर उपस्थित जो कण है उसके द्वारा वो ऊर्जा देते हैं। इसे बोलते हैं बच्चों के चालन विधि। ठोसों के अंदर, ध्यान रखें, ठोसों से ठोसों के अंदर, यही तो वर्ड है, ठोसों में ऊर्जा का, यानी ठोसों में ऊर्जा का या ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, चालन विधि द्वारा, कंडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ये भी विधि ये इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। सुचालक को जो बोलते हैं गुड कंडक्टर बोलते हैं, कुचालक को बोलते हैं बैड कंडक्टर। अब आते हैं गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर वो होते हैं जिसमें ऊर्जा बहुत आसानी से जाती है, बहुत आराम से जाती है, खूब सारी ऊर्जा जाती है, यानी कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को ऊर्जा बहुत तेजी के साथ देगा, फिर वो तेजी के साथ देगा। ध्यान रखें भाई, धारा क्या है, करंट क्या है, जो हम घरों में बिजली यूज करते हैं ये भी तो एक ऊष्मा है, ये भी तो एक हीट है। इसमें भी असल में क्या होता है, तारों के अंदर इलेक्ट्रॉनों का संचरण होता है। कभी आपने तार देखा है क्या, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिखाई देते, परमाणु जाते हुए दिखाई देते हैं? नहीं, परमाणु तो अपनी जगह है तार के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करना कंपन करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन फिर दूसरे परमाणु को ऊर्जा देगा, उसके परमाणु के इलेक्ट्रॉन लेंगे, फिर वो दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा। इस प्रकार से धारा बहती है, ठीक है। तो अब कौन से तार ऐसे होते हैं, धातु, धातु मतलब मेटल, जो जितनी भी धातुएं होती हैं उनके अंदर ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छा होता है, एनर्जी का प्रवाह बहुत अच्छा होता है। एनर्जी जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो धातुओं में जाती है, गैसों में नहीं जाती, ना लिक्विड में जाती। अब क्या होगा, लिक्विड में तो जाती है, पानी में तो करंट लग जाता है, तो उसका कारण दूसरा है, क्योंकि पानी वो अशुद्ध होता है। पानी अगर शुद्ध हो, शुद्ध पानी हो, तो उसमें धारा ना बहे, उसमें करंट नहीं लगेगा। शुद्ध पानी हो उसमें करंट नहीं लगेगा, वो तो पानी के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, अशुद्धियां होती है, सोडियम प्लस आयन, है ना, क्लोरीन माइनस आयन। ये आयन क्या होते हैं, ये आयन ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान को धारा ले जाते हैं। यदि पानी शुद्ध होगा, उसमें ये प्लस और माइनस आयन ना हो, तो पानी में तार भी डाल दोगे तो करंट नहीं मारेगा आपको। खैर छोड़िए, ये हम चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। सामने होते तो बहुत चर्चा करते हैं इस बारे में। अभी यहां पे आते हैं, तो सुचालक किसे बोलते हैं, सुचालक उसे बोलते हैं जिन तारों के अंदर, अब मैं तार नहीं बोल रहा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, धातु बोल रहा हूं बच्चों। जिन धातुओं के अंदर ऊर्जा का प्रवाह, यानी कि ऊष्मा का प्रवाह बहुत बेहतरीन तरीके से होता है, बहुत बढ़िया तरीके से होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम सुचालक बोलते हैं। यानी कि ऐसे धातुओं को क्या बोलते हैं, सुचालक। और जिन धातुओं में धारा यानी कि ऊष्मा जो होती है, करंट बोल दो या ऊष्मा बोल दो या ऊर्जा बोल दो, सब एक दूसरे के ही रूप है ये, उसमें ऊर्जा का प्रवाह यानी कि एनर्जी का या ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। क्या, आराम से नहीं होता है, बहुत कम होता है, उसे बोलते हैं बैड कंडक्टर, यानी कि कुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कुचालक। अब ये सुचालक कौन से होते हैं बच्चों, चांदी जो होती है, चांदी पता नहीं आपको दिख रहा लिखा हुआ चांदी, इस दुनिया में सबसे अच्छी धातु जिसमें करंट, यानी कि करंट बोल दो या ऊष्मा बोल दो, है ना, ऊष्मा जो है बहुत अच्छे तरीके से बहती है, वो क्या, चांदी है। अगर आप अपने घरों के अंदर जब वायर लगाते हैं, हम जो तार लगाते हैं वो हम तांबे के लगाते हैं, और चांदी के लगा लो ना तो और अच्छे रहेंगे। चांदी के तार तो जो तार खराब हो जाते हैं, फॉल्ट हो जाता है, वो फॉल्ट नहीं होगा उसके अंदर, और धारा बहुत अच्छी बहेगी। लेकिन क्यों नहीं लगाते हम, चांदी बहुत महंगी है इसलिए नहीं लगाते। लेकिन चांदी वास्तव में बहुत अच्छा, बहुत सुचालक धातु है, गुड कंडक्टर है। किसके लिए, धारा के लिए, करंट के लिए। करंट भी क्या, एक प्रकार की ऊष्मा है हमारी, ठीक है। इस प्रकार से तांबा है, तांबे के घर तो आप तार लगाते हैं, वो भी अच्छा गुड कंडक्टर है। लोहा है, लोहे के आप देख लीजिए, है ना, लोहे के हम कहते हैं लोहे की चीज मत लेना, मेरा करंट मार जाएगा।
है ना। तो क्योंकि करंट क्या, करंट भी एक प्रकार की ऊष्मा है, ध्यान रखना ये, है ना। या इन चीजों को आप करंट की बात ना करके आप गर्म करके देखो। आप अगर चांदी की छड़ लोगे, चांदी की छड़ जल्दी गर्म हो जाएगी, ठीक है। तांबे की तार लोगे तो तांबे की तार अगर गैस में गर्म करोगे बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। लोहे का जो है छड़ जो है वो देर में गर्म होगी। एल्युमिनियम की जो है बच्चों बहुत देर में गर्म होती है एल्युमिनियम की। बात समझ आ गई। ये क्या है, सभी गुड कंडक्टर है, सुचालक है। अब आता है बैड कंडक्टर किसे बोलते हैं। बैड कंडक्टर यानी कि कुचालक। बैड कंडक्टर उसे बोलते हैं जिसके अंदर ऊष्मा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से ना हो तो मुश्किल से हो, आराम से ना हो या कम हो, ये आप समझ लीजिए। जैसे लकड़ी है बच्चों, लकड़ी ठोस होती है, लेकिन लकड़ी को आप गर्म करोगे आप तो लकड़ी यहां पर जल जाएगी, लेकिन जहां से आप पकड़ रहे हो वहां पर गर्म नहीं होगी, वो बहुत देर में गर्म होगी, जल्दी रहेगी जल्दी रहेगी जल्दी रहेगी। लेकिन लोहा नहीं है, लोहा गर्म हो जाएगा और आपका एक समय हाथ गर्म हो जाएगा। चांदी यहां गर्म करोगे यहां भी गर्म लगेगा, तांबा गर्म करोगे यहां भी गर्म लगेगा, लेकिन लकड़ी में ऐसा नहीं है। जितनी भी ठोस धातु हैं जिनके अंदर ऊर्जा का प्रवाह आसानी से ना होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं ऊष्मा का कुचालक बोलते हैं, बैड कंडक्टर बोलते हैं। तो लकड़ी है, ऊन है, कपड़े हैं, प्लास्टिक है, ये सब चीज जल जाएंगी, लेकिन ये उसी क्षेत्र में ऊष्मा का यूज करके वहीं पे खत्म हो जाती हैं। आगे प्रवाह इनका नहीं होता, धीरे धीरे प्रवाह होता है। इसलिए क्या है बच्चों, ये बैड कंडक्टर यानी कि क्या है, कुचालक है सब ये लकड़ी बकड़ी जितने भी होती हैं, ठीक है। बात में आ गई। तो है तो सभी ठोस, तो कुल मिला के होता है इनमें भी ऊर्जा का संचरण है, लेकिन कैसे होता है, इनमें कम होता है, लेकिन है ठोस है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ठोसों के अंदर जो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है उसे बोलते हैं चालन विधि। और चालन विधि दो प्रकार की होती है, एक होता है सुचालक, मतलब चालन विधि जो होती है उसमें दो प्रकार के धातुओं में पाई जाती है। एक होते हैं जो जिन धातुओं के अंदर ऊष्मा का प्रवाह अच्छा होता है उसे बोलते हैं सुचालक, और जिन धातुओं में ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे बोलते हैं क्या, कुचालक बोलते हैं, ठीक है। अभी ऊष्मा ये खत्म हुआ। अब आते हैं बच्चों संवहन पे। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, संवहन को विकिरण को तब बताऊंगा, देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं आराम से समझेंगे। तो बच्चों अब पढ़ते हैं, हमने जो विधि पढ़ी हमने चालन विधि, इसके उपयोग एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आए। एक तो क्वेश्चन यही आया है कि ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है, जो ऊष्मा जो चलती है वो कौन सी विधि चलती है, चालन विधि द्वारा। तो देखिए सुचालक बता दिए मैंने, और मैंने बता दिया क्या, कुचालक बता दिए मैंने। सुचालक क्या होते हैं, जिसमें धारा आराम से बहती है, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास बहती है। तो बच्चों जैसे कि कॉपर है CuAg, चांदी Fe, आयरन Al, एल्युमिनियम, या सभी धातुएं जितनी भी मेटल होते हैं, धातु होते हैं। अभी धातु अधातु क्या होते हैं, ये लंबा विषय है, इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, जहां मौका मिलेगा वहां करेंगे। धातु क्या होती है और धातु क्या होती है, मेटल और नॉन मेटल। खैर यहां पे आते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, हम जब खाना बनाते हैं बच्चों, तो खाना जब बनाते हैं जो हैंडल जो पकड़ते जो हैं हम, तो जानते हैं वो हैंडल किसका होता है, वो लकड़ी का होता है। अब सोचो क्यों होता है, क्योंकि जो हम जिसमें खाना बना रहे हैं बर्तन, वो तो एल्युमिनियम का है या वो लोहे का है, वो तो ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है, बहुत गुड कंडक्टर है, वो तो जैसे हम गर्म करेंगे गर्म हो जाएगा वो, इसलिए आप उसे गर्म करोगे हाथ जल जाएगा। इसलिए वो बर्तन जब गर्म होता है, गर्म होते 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 वो हैंडल भी गर्म हो जाएगा। अब हैंडल गर्म हो गया तो आपका हाथ जल जाएगा खाना बनाते हुए, फिर गाली आपको सुननी पड़ेगी, फिर आपकी मतलब आप खाना बना रहे हैं और खाना बनाते बनाते वो हाथ से गिर गया आपके, तो आपकी यदि शादी हो गई हो और तो आपकी सास कहेगी समझे कि लो तुमसे खाना बनाना नहीं आता, ठीक है। तो कुल मिला के है कहने का मतलब यह, हैंडल हम किसका लगाते हैं, लकड़ी का लगाते हैं। लकड़ी क्या है, हमारा बैड कंडक्टर है, हमारा कुचालक है। लकड़ी के अंदर ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं होता। हालांकि लकड़ी क्या है हमारी, लकड़ी हमारी क्या है बच्चों, ये भी ठोस है। तो हालांकि मैंने कहा जितने भी ठोस होते हैं, हाँ बच्चे एक क्वेश्चन है पारा जो होता है उसमें भी ऊष्मा का संचरण जो होता है, पारे का ध्यान रखिए, क्वेश्चन आया है। पारे के अंदर भी जो ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है पारे के अंदर, वो भी चालन विधि द्वारा होता है। वापस आते हैं हम, तो वापस आते हैं तो लकड़ी का जो हैंडल लगाते हैं बर्तन में इसलिए लगाते हैं क्योंकि लकड़ी क्या है, एक बैड कंडक्टर है, यानी कि कुचालक है, इसलिए लकड़ी आसानी से गर्म नहीं होती। तो लकड़ी गर्म नहीं होती तो आपका हाथ नहीं जलेगा। तो एक क्वेश्चन ये है, समझिए, ध्यान रखें। यानी कि ये एक बर्तन है और बर्तन के अंदर क्या ये हैंडल है, ये हैंडल क्या है बच्चों, ये लकड़ी का है, ये हो गया कुचालक, और ये हो गया आपका जो एल्युमिनियम का लोहे का बना हुआ है, ये हो गया आपका सुचालक। ठीक है साहब। अभी देखिए इसमें और भी यूज करेंगे, यहां वाला भी यूज करेंगे। अब आता है एस्कीमो। किसे कहते हैं बच्चों, एस्कीमो बोलते हैं हम। आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा,
कुछ व्यक्ति जो होते हैं पहाड़ों पर जाते हैं, और पहाड़ों पे क्या है भाई, घर तो हो नहीं सकता, पहाड़ों पे बर्फ होती है, तो बर्फ को काट कर ही वो घर बना लेते हैं। तो जो व्यक्ति घर बनाते हैं उसे बोलते हैं क्या, एस्कीमो बोलते हैं, एस्कीमो। और जो घर जो होता है, जो बर्फ का घर बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इग्लू। बर्फ का घर इग्लू होता है। अब मेरी बात सुनिए, बर्फ हमारा क्या है, बर्फ हमारा एक तो ठोस हो गया, चलो कोई बात नहीं, बर्फ ठोस हो गया, यानी कि ये आप समझ गए कि बर्फ ठोस हो गया, तो इसमें ऊष्मा का संचरण किससे होगा, ठोसों में होता है, किसके द्वारा, चालन द्वारा, ठीक है। लेकिन बुरी बात यह है बर्फ की कि बर्फ जो है ऊष्मा का अच्छा सुचालक नहीं है, बर्फ जो है क्या है, कुचालक है। अब सुनिए, यह है एक घर बना हुआ है बर्फ का, इसमें मैं रह रहा हूं, इसमें कौन हूं, मैं हूं, और जैसे ही मैं रह रहा हूं, ठीक है, ये मैं हूं बच्चों। अब जैसे ही मेरे शरीर की जो गर्मी है, या जो मेरे सांस के द्वारा छोड़ी गई, ये भी एक प्रकार की गर्मी है ना। आपने देखा होगा एक घर के अंदर 10 लोग बैठ जाते हैं, सफोकेशन हो जाता है, घुटन हो जाती है, तो सांस के द्वारा ऊष्मा आती है, ऊष्मा को यदि कहीं निकलने की जगह ना मिले तो क्या हो जाता है, सफोकेशन, या हीट हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है कमरा। ऐसे ही अगर 1-2 लोग इसके अंदर हैं, अगर ये लोहे की दीवार लगाते हैं बर्फ के चारों ओर, तो लोहा तो अच्छा गुड गुड कंडक्टर है, सुचालक है, तो लोहा क्या करेगा, जैसे ही हमने सांस छोड़ी तो लोहा उसको ले लेगा, तो लोहा कहेगा ये तो आवश्यकता है, मैं तो सुचालक हूं, गुड कंडक्टर हूं, तो क्या होगा, जितनी ऊष्मा हम छोड़ेंगे उतना ले लेगा, और तो कमरा जो रहेगा गर्म गर्म ठंडा ठंडा रहेगा आपका। लेकिन बर्फ जो होता है, बर्फ क्या होता है, कुचालक होता है, एक बैड कंडक्टर होता है, और जैसे ही आप यह सांस छोड़ोगे, या शरीर की ऊष्मा निकलेगी, तो बर्फ के पास जाएगी, बर्फ कहेगा हटो, भागो यहां से, हमें नहीं चाहिए, हम तो बैड कंडक्टर है, हमें जरूरत नहीं है इसकी। तो बर्फ क्या करता है, बर्फ की दीवार जो होती है चारों तरफ से, वो क्या होता है, जो हमारे द्वारा, जो शरीर के द्वारा ऊष्मा या सांस के द्वारा ऊष्मा छोड़ी जाती है, उसको एब्जॉर्ब आराम से नहीं करता है, धीरे धीरे करेगा, या करता ही नहीं है, ना के बराबर करता है, और वो ऊष्मा पूरे इस इग्लू घर में, यानी कि बर्फ के घर में घूमती रहती है। और इसीलिए जो बर्फ के घर होते हैं, उसके अंदर जब आप जाओगे ना, तो बहुत गर्म लगेंगे। बाहर का जो मौसम होगा, क्योंकि हवाएं चल रही होंगी, बाहर का जो मौसम होगा वो क्या होगा, बहुत ठंडा होगा, लेकिन इग्लू के अंदर, जबकि वो बर्फ का बना हुआ है, क्योंकि बर्फ क्या है, ऊर्जा का बैड कंडक्टर है, कुचालक है, इसलिए इंसान के द्वारा ऊष्मा छोड़ी जाती है, उसको वो एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, तो इसलिए पूरा इग्लू क्या रहता है, गर्म रहता है। तो हालांकि एग्जाम में तो क्वेश्चन यही आए हैं, अरे सिंपल क्वेश्चन ये आया कि बताइए उन व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो घर बना के रहते हैं, सीटेट में कई बार आया, उसे एस्किमो कहते हैं, उस बर्फ को क्या बोलते हैं, घर को क्या बोलते हैं, उसका हम इग्लू बोलते हैं। आइए सब, सर्दी में ऊन के कपड़े क्यों पहनते हैं हम, इसका भी यही कारण है। ऊष्मा जो होता है, ऊन जो होता है बच्चों, ऊन लिक्विड होती है क्या, तरल पदार्थ की नहीं होती। ऊन क्या गैस होती है, नहीं होती। तो ऊन किस में आएगी, ठोस में आएगी। वो अलग बात है कि वो मुलायम होती है, कम ठोस होती है। अब मैंने बताऊं, ऊन जो है वो बैड कंडक्टर है, यानी कि बैड कंडक्टर का मतलब ये क्या है, वो कुचालक है, ऊष्मा का कुचालक है। अब मैंने बहुत सारे गर्म कपड़े पहन लिए सर्दियों के अंदर। अब सर्दियों में मेरा शरीर से हीट निकलेगी, मेरे शरीर से, इंसान का शरीर से हीट निकलती है, और जैसे ही हीट निकलेगी, और मान लिया मैंने इस बार ऊन के नहीं लोहे के कपड़े पहनने हैं, लोहे के कपड़े, और लोहे के कपड़े जैसे ही हीट निकलेगी, लोहे के कपड़े उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, और तो शरीर को तो ठंड लग जाएगी। लेकिन इसका उल्टा, यदि मैं ऊन के कपड़े पहनूं, ऊन जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है, यानी कि कुचालक होती है। जैसे ही मेरे शरीर से गर्मी निकलेगी, हीट निकलेगी, वो ऊन कहेगी हटाओ, वापस जाओ, हमें नहीं चाहिए, ये समझो ऊर्जा, हम तो बैड कंडक्टर है, हम तो सुचालक, वो कुचालक है हम तो ऊन जो होती है क्या, ऊन जो है ऊष्मा को अवशोषित नहीं करती, वो शरीर में उसको घोटे रखती है, यानी कि ऊष्मा के घुटन हो जाती है समझ रहे हैं ना। तो ऊष्मा जो है वो आपके शरीर के अंदर बनी रहेगी, घूमती रहेगी। इसलिए सर्दियों में ऊन के कपड़े पहनने चाहिए हमको, क्योंकि ऊन क्या है, हमारा बैड कंडक्टर है, और शरीर से हमारी ऊष्मा निकलती है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, तो हमें क्या है, ऊष्मा हमारे शरीर में बनी रहती है। तो यह सर्दियों में क्या पहनते हैं, ऊन के कपड़े, क्योंकि ऊन क्या है, हमारी बैड कंडक्टर है। शीशा है और वायु है बच्चों, शीशा है वो भी क्या है, हमारा बैड कंडक्टर है। इसलिए आपने चाय पीते हैं शीशे ग्लास में, तो हैंडल जो होता है वो किसका होता है, शीशे का होता है। भाई चाय का कप जो होता है, शीशे का जो होता है, उसका हैंडल भी कैसा होता है, पकड़ के पीते हैं, आराम से स्टाइल में पीते हैं आप, ठीक है, तो फिर भी हाथ नहीं जलता, क्योंकि शीशा का जो हैंडल है, शीशा जो होता है वो क्या है, बैड कंडक्टर है। इसलिए गरम गरम पानी या गरम गरम चाय रखोगे तो इतना गर्म नहीं होगा जितना स्टील का ग्लास गर्म हो जाता है, क्योंकि स्टील का ग्लास तो चाय से एकदम ऊष्मा ले लेगा, स्टील का ग्लास गर्म हो जाएगा बच्चों, लेकिन शीशा इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। इसलिए शीशा, क्योंकि शीशा क्या, बैड कंडक्टर है, यानी कि कुचालक है। वायु भी जो होती है बच्चों क्या है, वो भी कुचालक है, ध्यान रखें। इतने सारे क्वेश्चन आपके बने हैं आज तक। आइए साहब, अब आता है बच्चों संवहन विधि। पहली बात तो संवहन विधि यानी कि कन्वेक्शन मेथड बोलते हैं इसको। ये तरल में और गैसों में होता है, ठोसों में नहीं होता। यही से क्वेश्चन बन गया है आपका कि बताइए तरल में और गैसों में ऊष्मा का प्रवाह जो होता है या ऊष्मा का संचरण जो होता है वो किस विधि से होता है, वो होता है आपका
कन्वेक्शन मेथड से यानी संवहन मेथड से। अब देखिए होता क्या है, देखिए होता क्या है, मान लिया आपने फ्रिज लिया बच्चों, फ्रिज, फ्रिज का एग्जांपल लो पहले आप, या पानी का एग्जांपल लो। आपने एक लिया चाय का बर्तन लिया, बर्तन, ध्यान देखिए दो, इसमें भी ये भी मिक्स करूंगा, आराम से समझना। चाय के बर्तन में पानी रखा आपने, अब आपने गैस जलाया तो गर्म क्या होगा बच्चों, गर्म होगा आपका चाय का बर्तन, पहले गर्म होगा, वो क्या है, ठोस है। तो चाय के बर्तन जो गर्म हुआ है वो कौन सी विधि से हुआ है, वो तो हुआ है आपका संवहन विधि से, सॉरी इसके द्वारा, चालन विधि द्वारा, ठीक है, चालन विधि द्वारा बर्तन गर्म हो गया। अब जो बर्तन गर्म हो गया है वो हीट किसे देगा, वो देगा पानी को देगा वो, अब ठीक है। अच्छा, वो बर्तन का ध्यान है कि बर्तन का हैंडल किससे मिला हुआ, हैंडल जो बना हुआ है किससे, वो लकड़ी किससे बना हुआ है। तो अभी तक चाय का बर्तन में संवहन विधि द्वारा, गलती बोल रहा, बार बार गलत बोल रहा हूं, चाय का जो बर्तन जो है वो कौन सा, चालन विधि द्वारा गर्म हुआ, और आपका जो हैंडल जो है वो भी गर्म होगा हल्का हल्का, लेकिन वो लकड़ी का है कम गर्म होगा, क्योंकि वो क्या है, कुचालक है, लेकिन होगा उसमें भी ऊर्जा का प्रवाह किसके द्वारा, चालन विधि द्वारा। अब आते हैं संवहन। अब होता क्या है इसके अंदर, मैं आपको बताऊं कि पानी के अंदर सबसे पहले जो पानी के सबसे नीचे वाले कण जो हैं वो गर्म होंगे, वो हीट लेंगे, किससे, बर्तन से हीट लेंगे, जो हमने जला रखी है गैस, गैस से बर्तन, बर्तन से हो। अब जैसे ही वो नीचे का पानी गर्म होगा, नीचे का पानी जाएगा ऊपर, जाएगा गर्म होकर। जब पानी ऊपर गर्म होकर जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्म कण तो ऊपर चले गए। अब उस जगह को भरने के लिए, उस जगह को भरने के लिए आसपास से क्या आएंगे, ठंडे कण आएंगे, वो ठंडे कण को, लेकिन हम तो गैस तो चल रही है, अब ठंडे कण जो है कहां जाएंगे, गर्म होकर, यानी ऊष्मा लेकर वो ऊपर जाएंगे, फिर आसपास के और ठंडे कण आएंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे, फिर आसपास से ठंडे कण आएंगे। ये क्रिया जो है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, कब तक, जब तक कि पानी में उबाल ना आ जाए। इसमें क्या होता है, यानी कि इसके अंदर कण जो है, कण ही गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं, इसके अंदर कण नहीं जा रहे थे, इसके अंदर कण अपनी जगह स्टेबल थे ठोसों के अंदर। लेकिन संवहन विधि में क्या है, जो कण जो होते हैं, पानी के कण जो होते हैं, वो ही गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं, उसके पास फिर आसपास से ठंडे कण आ गए, ठंडे कण आ गए, फिर वो ऊपर चले गए गर्म होकर, फिर ठंडे कण आ गए, यानी कि पूरे कण ही मूवमेंट कर रहे हैं, पूरे कण ही ट्रांसमिशन कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे गैसों में होता है। तो इस प्रकार से जब ठंडे कण गर्म ऊर्जा लेकर, या ऊर्जा लेकर ऊपर जाते हैं, आसपास से भी ठंडे कण आते हैं, फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसे क्या बोलते हैं, संवहन विधि बोलते हैं इसको हम, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड। और ये तरल में होता है, किसमें, ठोस में होता है बच्चों। अब तरल और गैस के कण जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं ऊपर, बात समझ आ गई। अब होते हैं, क्योंकि गर्म कण कहां उठते हैं बच्चों, ऊपर उठते हैं, तब क्या होता है, ठंडे कण नीचे आते हैं। मेरा क्वेश्चन मान लग रहा है, मैंने बता चुका हूं, सब कुछ बोर्ड पर लिखने में परेशानी होती है। इसे ही क्या बोलते हैं, संवहन विधि बोलते हैं। अब देखिए यहां पे देखिए क्या होता है, देखिए समुद्र के आसपास आप जाओगे, जैसे कि आप कहां जाते हो गर्मियों में, यार समुद्र के पास चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप सोचते हैं कि सोचते क्या, समुद्र के आसपास का इलाका जो होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। तो समुद्र के आसपास का क्षेत्र जो होता है वो ठंडा होता है। पहली बात ये सुनिए, क्यों ठंडा होता है, मेरी बात सुनिए। ये है समुद्र, ये क्या है, समुद्र है, समझना इसको। और ये क्या है, जहां आप घूमने जाते हैं, है ना, ये समुद्र है और यहां घूमने जाते हैं। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे वास्तव में क्या होता है, गर्म एरिया होता है, गर्म, लेकिन गर्म होने की वजह से यहां की जो वायु है, यहां की जो वायु है, वायु गर्म होकर कहां जाएगी, ऊपर। स्थल की बात कर रहा हूं मैं, वो तो ऊपर चली गई। अब नीचे क्या हो गया, नीचे तो वो गैस तो गर्म होकर ऊपर चली गई, नीचे की जो है हमारे वायु वो खाली हो गई। तो समुद्र से क्या आती है, हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं आती हैं समुद्र से, और आपको ठंडी ठंडी हवा लगती है। क्यों, क्योंकि जो गर्म वायु है वो स्थल से ऊपर चली गई है, तब जाके ठंडी हवाएं समुद्र से आई हैं, आपको क्या ऊष्मा मिली है, आपको ठंडी ऊर्जा मिली है। तो कुल मिला के समुद्र के आसपास का क्षेत्र जो होता है वो ठंडा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे संवहन प्रक्रिया होती है। संवहन प्रक्रिया के कारण से गर्म हवाएं तो ऊपर आ जाती हैं और फिर ठंडी हवाएं आती हैं समुद्र से। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये वाली बात समझिए, समुद्र जो के आसपास का क्षेत्र ठंडा होता है, इसलिए आप घूमने जाते हैं गर्मियों में। अब दिन के समय में क्या होता है, ये भी एक घटना समझ लीजिए। दिन के समय क्या होता है, दिन के समय में स्थल होता है बहुत गर्म, ठीक है। स्थल गर्म होगा तो हवाएं क्या होंगी बच्चों, ध्यान दीजिए। स्थल होता है बहुत गर्म, स्थल गर्म होगा तो हवाएं कहां जाएंगी, ऊपर। फिर हवाएं कहां से आएंगी, समुद्र से, और समुद्र से हवाएं आएंगी तो कहां से आ रही हैं, समुद्र से हवाएं। हवाओं को बोलते हैं समीर, बोलते हैं समीर। तो इसे बोलते हैं क्या, समुद्र समीर बोलते हैं।
समझे? जब स्थल गर्म हो जाता है, हवाएं ऊपर चली गई और उस इलाके को, उस एरिया को भरने के लिए समुद्र से ठंडी हवाएं आती है, समुद्र से समीर आती है, समुद्र समीर बोलते हैं। ये कब होता है? ये दिन में होता है। ये क्योंकि दिन में ही सूरज चाचा होते हैं, इसलिए स्थल गर्म होता है। ये प्रक्रिया होती है। रात में सूरज चाचा चले जाते हैं। सूरज जो होते हैं वो तो चले जाते हैं कहां? आराम करने की रात में। अब रात में क्या होता है? उल्टा होता है। रात में जो पानी जो होता है वो दिन का जो गर्म होता है वो अभी भी गर्म है। रात में पानी अभी भी गर्म है, समुद्र का जो सूरज के कारण से गर्म हुआ था। और रात में स्थल जो होता है वो ठंडा हो जाता है बच्चों। रात में स्थल ठंडा हो जाता है। अब स्थल ठंडा, समुद्र गर्म, और समुद्र गर्म तो समुद्र की भाप जो है वो कहां जाए? गर्म होगा, ऊपर जाएगी। तो यानी कि समुद्र के ऊपर जो है वायुमंडल कम हो जाएगा, वायु कम होगी। अब वायु कम होंगे, अब की बार वायु कम होंगे तो भरने के लिए हवाएं कहां से आएंगी? स्थल से आएंगी। स्थल से हवाएं आएंगी। अब की बार रात में होती है घटना, रात में, समझे? क्योंकि रात में स्थल ठंडा हो जाता है, समुद्र गर्म होता है। समुद्र गर्म होगा तो ऊपर हवाएं जाएंगी, उस इलाके को भरने के लिए, उस एरिया को भरने के लिए स्थल से समीर चलेंगी। समीर माने पवने चलेंगी, तो उसे क्या बोलते हैं? हम स्थलीय समीर बोलते हैं। बात क्लियर हो गई बच्चों? आगे चले, ना समझ में तो बैक करके देख लेना। अब फ्रीज का केस देखते हैं। फ्रीज में भी यही होता है, संवहन विधि होती है। देखिए, जब फ्रीज होता है, फ्रीज में फ्रीजर कहां होता है बच्चों? ऊपर होता है फ्रीजर, जहां बर्फ जमता है। ठीक है, पूरा फ्रिज तो ठंडा है, पूरा फ्रिज में नहीं होता, फ्रीजर ऊपर ठंडा होता है। अब होता क्या है, मेरी बात सुनिए। जैसे ही फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में नीचे होती है गर्म हवाएं, और गर्म हवाएं जो है वो कहां जाएंगी? ये फ्रीजर है, इतना सारा फ्रीजर है, और नीचे क्या खाली है, सब्जी वब्जी रखी है। जैसे ही आपने फ्रिज चालू करा तो नीचे तो गर्म हवाएं, और गर्म हवा उठ के गर्म होकर कहां चलती है? ऊपर। अभी गर्म हवाएं ऊपर आ रही हैं, ऊपर आई, ठीक है, ऊपर आ रही हैं तो नीचे का इलाका खाली हो जाएगा, गर्म हवाएं। लेकिन जो फ्रीजर जो है उसने अभी पहले से ही कुछ हवाएं ठंडी कर रखी है, वो ठंडी हवाएं में नीचे आएंगी, और ऊपर गर्म हवा आ रही है, तो वो ठंडी हवा जो फ्रीजर की है वो कहां आएंगी? नीचे आएंगी और नीचे ठंडा कर देंगी। और ये प्रक्रिया जब तक, और ये हवाएं लगातार जो गर्म है जब तक ऊपर जा रही है, जब तक कि पूरा फ्रिज सामान ठंडा ना हो जाए। तो यानी कि फ्रिज के अंदर भी जो ऊष्मा चल रही है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो कौन सी विधि चल रही है? संवहन विधि में। क्योंकि फ्रिज के अंदर जो गैस है, और गैसों के अंदर कैसे होता है बच्चों ऊर्जा का संचरण? संवहन विधि द्वारा। तो बात समझ आ गई बच्चों? तो फ्रिज के अंदर फ्रीजर जो होता है उसकी ठंडी हवाएं नीचे आती हैं, गर्म हवाएं कहां जा रही हैं? ऊपर जा रही हैं। कुछ समय बाद पूरा फ्रिज ही क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है आपका। बात समझ आ गई? पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, बताऊं आपको, पृथ्वी का वायुमंडल, वो भी, उसमें भी जो ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण होता है ऊष्मा का, वो भी किससे होता है बच्चों? संवहन विधि द्वारा होता है। क्योंकि जो कण होते हैं पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में कण जो होते हैं वही ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। वो अलग बात है कि वो गर्म से ठंडे की ओर, ठंड से गर्म की ओर कब ले जाते हैं। लेकिन हाँ, पृथ्वी का वायुमंडल जो होता है उसमें ऊर्जा का संचरण कैसे होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। क्लियर बच्चों बात? आगे चलें। अब आता है बच्चों विकिरण विधि, रेडिएशन मेथड। देखिए, ये तो होता है ठोसों में, पारा भी है बच्चों, समझे? पारा जबकि तरल पदार्थ है, ध्यान रखना, और धातु भी है। पारा धातु है और तरल भी है, तब भी पारे के अंदर ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। याद कर लेना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया ये वाला। तो ठोसों के अंदर जो होता है ऊष्मा का संचरण, वो होता है कौन सी द्वारा? चालन विधि द्वारा। तरल में और गैसों में जो होता है वो होता है कौन सा? संवहन विधि द्वारा। अब आता है विकिरण विधि। क्या है बच्चों? सूरज से जो रोशनी आती है ना बच्चों, तो सूरज से रोशनी आती है, क्योंकि जब सूरज की रोशनी जब निर्वात में आती है, वैक्यूम में आती है, अंतरिक्ष में आती है, अंतरिक्ष में कोई भी कण नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हाइड्रोजन, ना हीलियम, तो कोई सी भी धातु, ना अधातु, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। लेकिन तब भी वो ऊष्मा कहां से आ रही है? उस निर्वात में चल रही है। वो अलग बात है, हमें वो दिखती नहीं है। वो कब दिखती है? जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो पृथ्वी के अंदर छोटे छोटे कण जो होते हैं गैसों के, जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तब हमें पृथ्वी के ऊपर उजाला दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन अगर कण ना होते ना, तो ये सूरज से जो हमारा प्रकाश आ रहा है ये अंधेरे के रूप में ही आता है। लेकिन वो जो कण हैं, उन कणों की वजह से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सूरज का जो प्रकाश आता है, जो ऊष्मा आती है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तब हमें पृथ्वी में दिन दिखाई देता है। अगर ये कण नहीं होते तो पृथ्वी भी अंधेरी ही ऐसी होती। खैर, अभी आगे चलते हैं, करते हैं बात। तो पृथ्वी पर जब सूरज का प्रकाश आता है तो वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब तो चमक जाता है। लेकिन उससे पहले भी अंतरिक्ष में भी प्रकाश ये आता है बच्चों, लेकिन उस समय दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो हमारा निर्वात में, जहां निर्वात नहीं है, जहां हवा नहीं है, जहां वायु नहीं है, उसे बोलते हैं कि निर्वात, इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम बोलते हैं बच्चों। वहां पे कोई भी कण नहीं है, लेकिन फिर भी सूरज से ऊष्मा, वहां पे सूरज की जो ऊष्मा है वो ट्रेवल कर रही है, वो संचरण कर रही है, वो ट्रांसमिशन कर रही है। वो हमें दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि निर्वात के अंदर कण नहीं है, है ना, जहां वहां पे कोई हवा के कण नहीं है, कि वायु के कण नहीं है वहां पे।
तो पहली बात तो फिर भी क्यों चल रहा है, यानी कि इससे यह सिद्ध हो गया कि सूरज से जो प्रकाश आ रहा है उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम माने किसी कण की आवश्यकता नहीं है उसको, ठीक है। तो ये किसी की नहीं सुनता, एक बार कमेंट कर देता है तो ये बाप की भी नहीं सुनता। सलमान खान का डायलॉग है ना, अपनी भी नहीं सुनता अपने बाप की भी नहीं सुनता, आपको पता ही होगा पूरा डायलॉग। तो यही है। तो सूरज से जो आता है उसे, यानी कि जिस ऊर्जा को या किसी भी ऊर्जा को जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ना ठोस की, ना गैस की, ना किसी प्रकार के कण की, ना लिक्विड की, तरल की, किसी की आवश्यकता नहीं होती जिस ऊष्मा को, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे विकिरण भी बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, पहली बात तो किस विधि में? विकिरण विधि में आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी चल सकता है, मैंने बताया निर्वात का वैक्यूम, जहां अंतरिक्ष होता है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा जो आती है वो किसके द्वारा आती है बच्चों? विकिरण के द्वारा ही आती है, मैंने बताया। मैंने आग से जो विकिरण होता है, आग यानी कि आप जो तापते हैं, आप जो तापते हैं ना, तो वो वास्तव में विकिरण के द्वारा प्रकाश, विकिरण के द्वारा ऊष्मा आ रही है, तब आपको हाथ क्या होती है? गर्म हो जाते हैं, जाड़ों में आप तापते हैं तो, है ना। तो आग से तापते हैं, जो ऊष्मा आ रही है आग से, वो किस रूप में आ रही है? वो विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा आ रही है। सूरज से जो ऊष्मा आ रही है वो रेडिएशन के द्वारा आ रही है। हालांकि वो अलग बात है कि उस रेडिएशन के अंदर पराबैंगनी किरणें भी होती हैं, तो ये भी असता है कि पराबैंगनी किरणें किस रूप में आ रही है पृथ्वी पर? रेडिएशन के कारण से आ रही हैं, है ना। या सूरज से जो ऊष्मा आ रही है वो कौन सी आ रही, किस रूप में आ रही है? वो भी रेडिएशन से, यानी कि विकिरण के रूप में आ रही है। पराबैंगनी किरणें से भी कैसे आती है? वो भी रेडिएशन से आ रही है। तो सूर्य से हमारा शरीर, अरे वही बात है, सूरज से जो प्रकाश आ रहा है, अगर ये वायु के कण भी ना हो तो भी हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करे, तो भी पेड़ पौधे ऊर्जा प्राप्त करे, ठीक है। तो सूरज से जो रोशनी पृथ्वी पे आती है वो किस रूप में आती है? रेडिएशन के रूप में आती है। अब मेरी बात सुनो, ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, ये वायु के कण थोड़ा बाधा तो करते हैं उस सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, जो वायु है, वायुमंडल है, ये थोड़ा बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज से रोशनी, ये पृथ्वी है, जैसे ही सूरज से रोशनी आई पृथ्वी पे पड़ी, अब ये वापस भी जाती है, अब ये वापस भी जाती है। अब याद करो, मैंने पढ़ाया पीछे ग्लोबल वार्मिंग, जब ये रेडिएशन ऊपर जा रहा है, अगर आसमान खाली है तो ये अंतरिक्ष से बाहर चली जाएंगी। आसमान यानी कि वायुमंडल में वायु की मात्रा कम है, या वायु में प्रदूषण कम है, तब तो ये सूरज की रोशनी आएगी पृथ्वी पर और टकरा के वापस चली जाएगी। और ऐसे यानी कि आसमान साफ हो जाओ, जब आसमान साफ होगा तब ये चली जाएंगी वापस, और पृथ्वी आपको बहुत ठंडी महसूस होगी रात में। लेकिन कभी कभी रात में आपको गर्मी भी लगती है, क्यों? जितने बहुत अधिक बादल होते हैं, जितने बादल होते हैं, प्रदूषण के कारण से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तब सूरज से रेडिएशन आती है, पृथ्वी टकरा के वापस जाती है, तो मना कर देती है, प्रदूषण मना कर देता है। प्रदूषण आपका मना कर देगा, समझे, कि वापस जाओ, तो रेडिएशन बेचारी दोबारा आ जाती है, दोबारा आ जाएंगे, पृथ्वी गर्म हो जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और याद करो, मैंने पहले पढ़ाया ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये टॉपिक जो है, यानी कि सूरज के विकिरण से ही रात में पृथ्वी, अगर सूरज का विकिरण रात में अगर पार ना हो पाए, प्रदूषण की वजह से वापस पृथ्वी पे आ जाए, या आसमान साफ ना हो, तो पृथ्वी क्या रहेगी बच्चों? गर्म रहेगी आपकी। बात समझ में आ गई? इसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग का भी एक ही रूप है हमारा। तो इतनी सी बात थी, आसमान साफ हो तब क्या होगा? विकिरण चली जाएंगी, पृथ्वी ठंडी होगी। और आसमान रात में मौसम गर्म क्यों होता है? क्योंकि प्रदूषण वाली चीजें या बादल जो होते हैं वापस रेडिएशन को भेज देते हैं, जाओ यहां पे। तो रेडिएशन में क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। संवहन विधि में किसमें होता है? तरल में, और किसमें? गैसों में होता है। चालन विधि किसमें होता है? ठोसों में। और ये पारा भी याद कर लेना बच्चों, है ना। और ठोस कितने होते हैं? सुचालक और कुचालक होते हैं। सुचालक याद कर लेना, सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? हमारा सिल्वर, यानी कि चांदी, एजी होता है ना। फास्फोरस है, सल्फर है, कांच है, ऊन है, लकड़ी है, अधातु है, ये क्या है? बेड कंडक्टर, यानी कि कुचालक है, ठीक है। अब एक बात बताओ ये बच्चों, ये लकड़ी का बर्तन है, ये लकड़ी का बर्तन है, बर्तन तो उसका ये है लोहे का या एल्युमिनियम का है, लेकिन ये जो है हैंडल है किसका? लकड़ी का है। और इसमें पानी क्या है बच्चों? पानी भरा हुआ है। अब इसमें कौन कौन सी विधि यूज हो रही है भाई? बर्तन ने, जो हमने गैस जलाई, बर्तन गर्म हुआ किसके द्वारा? चालन विधि द्वारा। चालन विधि यानी बर्तन, और जो बर्तन क्या? सुचालक, कुचालक, साफ सुचालक है हमारा, है क्योंकि एल्युमिनियम का बना हुआ है, लोहे का। इसके अंदर जो हैंडल जो है क्या गर्म होगा? होगा, लेकिन कम या अधिक गर्म होगा? कम गर्म होगा। क्यों गर्म होगा? कम, क्योंकि ये बेड कंडक्टर है, यानी कि क्या है? ये कुचालक है, होगा संवहन विधि द्वारा ही बच्चों। अब पानी जो गर्म होगा, इसके अंदर पहले पानी के गर्म कण ऊपर जाएंगे, फिर आसपास के कौन से आएंगे? ठंडे कण आएंगे। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, तो कौन सा ऊष्मा का संचरण कौन सा हो गया बच्चों? ये संवहन विधि द्वारा हो गया। कौन सा हो गया? संवहन। अगर मैंने इसी को मैंने अब की बार गैस से गर्म नहीं कर रहा हूं, अब की बार मैं गैस से गर्म नहीं कर रहा हूं, आपको सूरज की रोशनी से गर्म कर रहा हूं, तो इसके अंदर सूरज से रोशनी जो आ रही है वो कौन सी द्वारा आ रही है? विकिरण विधि द्वारा। तो ये सूरज की रोशनी से गर्म कर रहे हैं, तो ये कुचालक, ये भी चालन विधि। बर्तन
ये भी हमारे स्वचालक है, यानी कि चालन विधि। पानी गर्म हो रहा है, गर्म होकर ऊपर जाएगा इसके अंदर, तो ये भी कौन सी बच्चों हमारी विधि, ये हमारी संवेदन विधि। रेडिएशन से गर्म हो रहा है तो ये कौन सी होगी, विकिरण विधि। यानी कि जरूरी नहीं है, कसम खा के नहीं कि एक विधि में यदि चालन विधि यूज हो रही है तो संवेदन नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। ये मैंने बताया है, ये सारे याद कर लेना। ये जो एस्किमो इग्लू इग्लू सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, कौन सी विधि यूज होती है, सारे क्वेश्चन आए, मैं कराऊंगा ऑब्जेक्टिव सब कुछ, मैं सारे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, परेशान होने की बात नहीं है। पहले मैं कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दूं, फिर फटाफट पढ़ेंगे, है ना, ठीक है ना, फिर फटाफट पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव देखते हैं, आज मैं शायद एक लेक्चर ऑब्जेक्टिव का आपको दूंगा, मैं सुबह तक मिल जाएगा वो आपको, तो उसकी भी चर्चा करेंगे हम। बात समझ आ गई बच्चों, इसको पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, बहुत क्वेश्चन बने हैं यहां से, मैं सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, समझे। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ऑब्जेक्टिव तो अपने आप ही हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो आप अगर सुबह से लेकर शाम तक बैठोगे ना तो हजारों ऑब्जेक्टिव कर दोगे आप, हजारों, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी सुबह बैठोगे 8 बजे, शाम के 8 बजे तक हजारों क्वेश्चन कर दोगे। जो भी किताब लाओ खरीद कर फटाफट करोगे उसको, कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले, ठीक है। और भैया ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, पसंद आ रहा है तो, और लाइक करो और मेहनत करो, ठीक है। अभी कुछ बच्चे मेहनत कम कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम की अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, कोई बात नहीं, बाद में आवश्यकता पड़ेगी बाद में, है ना। चलिए धन्यवाद।